बच्चों स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग से। पहली चीज, व्हाट इज अ स्टेटमेंट? स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट, इट इज अ सेंटेंस बेसिकली। इट होल्ड ऑन इट इज अ sentence which is either true or false, but not both. But not both. स्टेटमेंट एक सेंटेंस है जो कि या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बट इट कैनॉट बी बोथ। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल्स लेंगे, थोड़ी बेटर फील आएगी। जैसे 1, मून revolves around the earth. Moon revolves around the earth. That is a example of a statement. ठीक है ना? It can be true, it can be false. Important चीज क्या है, ये नहीं है कि statement should be always true, but it can be answered in true or false. हम कह सकते हैं या तो ये statement true होगी या false होगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ बच्चों? Yes. Right. Every square is rectangle. Again a statement. ठीक है? 3 plus 4 is 6. It is also a statement. It can be answered in true or false. जैसे ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस सर। राइट। एक और लेते हैं। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स इज इनफाइनाइट। ठीक है, विच इज ऑल्सो ट्रू। प्राइम नंबर्स के बजाय, नंबर इज नॉट अ नाइस टर्म, प्राइम इंटीजर्स is infinite. ओके, अब एक क्वेश्चन दूंगा तुम्हें, सिंपल क्वेश्चन है एंड नॉट अ टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि तुम्हारे एग्जाम में आ रहा होता है। वी आर गिवन अ सेंटेंस एस एज द नंबर एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर। कैन इट बी कॉल्ड अ सेंटेंस स्टेटमेंट? कैन दिस सेंटेंस बी कॉल्ड अ स्टेटमेंट? बताओ बच्चों, बोलो। A number x, the number x is a positive integer. It can take either, मतलब तुम कहोगे सर ट्रू या फॉल्स हो सकता है, हाँ या ना? करेक्ट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वी कैन नॉट बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट गिव अ आंसर एज ट्रू और फॉल्स, हाँ या ना? मतलब यहां पे अनलेस यू नो द वैल्यू ऑफ x, यू कैन नॉट टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। समझ में आया नहीं आया बच्चों? सो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। मतलब उसमें स्टेटमेंट में क्या होता है, वी कैन आंसर, मतलब वो जो तुम्हारा आंसर है ट्रू या फॉल्स, दैट इज ऑब्जेक्टिव आंसर। जो तुम्हारा ट्रू या फॉल्स है, इट शुड बी अ ऑब्जेक्टिव आंसर। ऑब्जेक्टिव समझ रहे हो कि किसी से भी पूछो वही आंसर आए। अब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? स्टेटमेंट में द आंसर, द ट्रू और फॉल्स शुड बी ऑब्जेक्टिव। क्या हर एक से किसी से भी पूछो वो वही आंसर दे रहा है। यहाँ पे एक कहेगा यार ट्रू हो सकता है, एक कहेगा फॉल्स हो सकता है। तो आइडिया इज कि वी डोंट नो व्हाट वैल्यू इट कैन, मतलब क्या बोले हम इसे, ट्रू बोले या फॉल्स बोले? अरे हाँ तो बोल दो, समझ में आ गया है? यस सर। Yes, sir. इट इज नॉट अ स्टेटमेंट एज एक्स इज नॉट assigned a value. Let us have a look at another question. A sentence that mathematics is fun. हाँ तो बताओ बच्चों, is as a statement? No, sir. नो Right.
नो, क्योंकि हर एक का आंसर अलग अलग हो सकता है, किसी का ट्रू होगा, किसी का फॉल्स होगा। राइट गाइस? डिपेंड्स ऑन पर्सन। अब आते हैं बच्चों एक नई चीज पे, नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट। नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट। नेगेशन क्या होता है? अगर हमारे पास कोई स्टेटमेंट P है तो P का नेगेशन इज रिटन लाइक दिस। समझ में आया नहीं आया? ये यस तुम्हारा सर। मेरे ख्याल से, आई थिंक दिस इज टर्म्ड एज टिल्डे। हाँ है ना? पता नहीं मुझे, आई थिंक इट इज टर्म्ड एज टिल्डे। ठीक है ना? इस सिंबल को टिल्डे बोलते हैं। एनीवे, हम तो कहेंगे नेगेशन ऑफ P। P का नेगेशन इज नेगेशन ऑफ P या नॉट P। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गाइस क्लियर है? यस सर। तो क्वेश्चन, हमें सेंटेंस दिया होगा, हमें उसका नेगेशन बताना है। अब ये मत सोचना कि ये क्वेश्चंस बहुत आसान है। आसान इन द सेंस आसान तो हैं, बट दे आर आस्क्ड इन जेई। नॉट मच, बट यस दे आर आस्क्ड। नॉट द इजियर वंस बट डिफिकल्ट वंस, यस। न्यू दिल्ली इज अ सिटी। इसका नेगेशन चाहिए हमें। तो बच्चों नेगेशन करने के लिए तरीका होता है। इसको हम स्टार्ट करते हैं कहां से? हम कहेंगे इट इज नॉट द केस दैट न्यू दिल्ली इज अ सिटी, या फिर वी कैन से इट इज फॉल्स दैट न्यू दिल्ली इज अ सिटी। या तो हम ये लिखेंगे इट इज नॉट द केस दैट न्यू दिल्ली इज अ सिटी, या इट इज फॉल्स दैट न्यू दिल्ली इज अ सिटी। दैट न्यू दिल्ली इज अ सिटी। ठीक है ना बच्चों? क्लियर है या नहीं? या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यू दिल्ली इज नॉट अ सिटी। हाँ या ना बच्चों? न्यू दिल्ली इज नॉट अ सिटी। तुम कहोगे सर हम तीन चीजें क्यों याद रखें? गैस अगर वो तुम्हें नेगेशन इस फॉर्म में दे रहा है ऑप्शंस में, तो यू मस्ट नो कि दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉसिबल आंसर्स। मतलब वो तो क्या कहेंगे, न्यू दिल्ली इज अ सिटी का नेगेशन इन चारों में से कौन सा है? तो इट इज अ पॉसिबिलिटी दे माइट यूज द सेंटेंस न्यू दिल्ली इज नॉट अ सिटी, या दे माइट से इट इज फॉल्स दैट न्यू दिल्ली इज अ सिटी। अब ध्यान से देखो गाइस, इसमें काम की चीज क्या है? ऑल्दो इट सीम्स वेरी ऑब्वियस, बट समटाइम्स इट नॉट दैट ऑब्वियस कि इट इज नॉट द केस या इट इज फॉल्स दे दिया, तो उसके बाद हमने एग्जैक्ट सेंटेंस नीचे उतार दिया। समझ में आया नहीं आया बच्चों? जब हमने नॉट द केस या फॉल्स यूज कर लिया, तो उसके बाद सेंटेंस एज इट इज उतार लिया। यहां पे हमने सेंटेंस में नॉट लगा दिया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मतलब इट इज नॉट द केस के बाद हमने सेंटेंस एज इट इज उतारा है, जबकि यहां पे हमने सेंटेंस के अंदर नॉट लगा दिया। मतलब ये मत कर देना बाई चांस इट इज नॉट द केस दैट न्यू दिल्ली इज नॉट अ सिटी, मतलब दो नेगेशन मत कर देना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? आर यू यस गेटिंग सर। दिस और नॉट? मतलब नॉट द केस या इट इज फॉल्स में ऑलरेडी तुम्हारा नेगेशन इंप्लाइड है, तो हमने उसके बाद तो सेंटेंस एज इट इज उतार के लिख दिया। और अगर नॉट सेंटेंस में लगा रहे हो तो इट इज डिफरेंट बच्चों। एक और करते हैं, आई वेंट टू माई क्लास yesterday। ओके, तो इसका नेगेशन पी क्या होगा बच्चों? बताओ भाई। पहला तो बनेगा इट इज नॉट द केस, या इट इज फॉल्स दैट आई वेंट टू माई क्लास yesterday।
समझ गए बच्चों? या हम ये भी लिख सकते हैं, नॉट को इस सेंटेंस में लगा दो, आई डिड नॉट गो टू माई क्लास येस्टरडे। हाँ या ना बच्चों? Yes, sir. माई क्लास येस्टरडे। कई बार वो इस सेंटेंस को मॉडिफाई कर देंगे स्लाइटली। आई डिड नॉट गो टू माई क्लास को लिख दिया आई वॉज एबसेंट फ्रॉम क्लास येस्टरडे। आई वॉज एबसेंट फ्रॉम माई क्लास येस्टरडे। ऐसा करते हैं तो थोड़ी बहुत समस्या आ जाती है समझने में कि आई डिड नॉट गो को उन्होंने क्या टर्म दे दिया? एबसेंट। अब ये आसान लग रहा है, समटाइम्स दिक्कत आ जाती है। यहां पे उन्होंने डिड नॉट गो के लिए टर्म क्या लगा दिया? एबसेंट बच्चों। ओके, अब इसका तुम बताओगे बच्चों। हमें स्टेटमेंट पी दे रखा है, √7 इज रैशनल। तो नेगेशन पी क्या हो जाएगा? जो मैंने बताया है उसी ऑर्डर में बता दो, कोई बोलेगा या मैं ही बोलूं? Sir, it is हाँ, not. It is not the case that √7 is rational. या इट इज फॉल्स दैट √7 इज रैशनल, या √7 is Root irrational. 7 is not rational. या √7 is irrational. Both of them were right. So done. It has been done. Good. Next question पे आते हैं. The number 2 is greater than 7. अब इसका हम नेगेशन पी करेंगे तो पहले 3 सेंटेंस बता दो बच्चों। It is false. It is not the case. हाँ, that number 2 is greater than 7. Yes, sir. ठीक है, 2<7 करके भी लिख सकते हैं ना? नहीं बेटा वो इंपॉर्टेंट है, अभी मैं बताता हूं। पहली चीज तुम्हारा लेस देन, मैं अभी बता देता हूं, वैसे ग्रेटर देन 7 के बजाय लेस देन नहीं आएगा, लेस देन इक्वल टू आएगा। अब समझ में आ रहा है? हाँ बेटा, सर क्यों आएगा ऐसे वैसे? अभी बताता हूं। इट इज नॉट द केस, या इट इज फॉल्स दैट द नंबर 2 इज ग्रेटर देन 7। यही बोला था बच्चों पहले, हाँ है ना? Yes, sir. राइट। नेक्स्ट हम ये भी लिख सकते हैं, द नंबर 2 is not greater than 7। हाँ या ना? Yes, नॉट sir. हमने सेंटेंस में दिया हमारा। अब इसको थोड़ी तरह विजुलाइज करो, 2 greater than 7 है। अगर हम कह रहे हैं इट इज नॉट, मतलब ये हमारा ओरिजिनल स्टेटमेंट है, दिस वाज स्टेटमेंट पी, राइट? अब अगर हम 2 नॉट ग्रेटर देन 7 ले रहे हैं, दैट बेसिकली मींस 2 इज लेस देन इक्वल टू 7। हाँ या ना? अगर ग्रेटर नहीं है तो इट विल बी लेस देन इक्वल टू। पीहू बेटा समझ में आया नहीं आया? हाँ सर आ गया, मेरे को लगा था थोड़ा मैं लैंग्वेज में ही सोच रही थी। The number 2 is less than equal to 7, less than or equal to 7। ठीक है बच्चों, तो यहां पे उन्होंने नॉट उठा लिया, यहां पे उन्होंने उस नॉट ग्रेटर को बेसिकली क्या टर्म दे दिया? लेस देन इक्वल टू। इट इज बेसिकली दिस ओनली। या दैट वर्क्स फाइन। ठीक है बच्चों, अब एक क्वेश्चन तुम लोगों के लिए, द सम of 2 and 5 is 9। नेगेशन भी बताओगे बच्चों?
it is not the case, या it is false that the sum of 2 and 5 is 9. ये चीज समझ में आई नहीं आई? It is not the case, या it is false that the sum of 2 and 5 is 9. या फिर हम कह सकते हैं the sum of 2 and 5 is not 9. समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है या नहीं गाइस? अरे हाँ तो बोल दिया करो. Yes, sir. Okay. Yes, sir. नेगेशन ऑफ, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं. एवरी या फॉर ऑल, एवरी या फॉर ऑल इज देयर एग्जिस्ट. देयर एग्जिस्ट के बजाय वी कैन ऑल्सो यूज द टर्म एट लीस्ट वन, या इसकी जगह वी कैन यूज द टर्म सम एंड वाइस वर्सा. मतलब देयर एग्जिस्ट और एटलीस्ट वन या सम अगर लिखा हुआ है तो उसके नेगेशन में हम क्या यूज करेंगे? एवरी या फॉर ऑल. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इसका नेगेशन इज दिस, और देयर एग्जिस्ट या एटलीस्ट वन या सम का नेगेशन में टर्म आती है एवरी या फॉर ऑल या ईच. मतलब यू गेट द पॉइंट. हाँ या ना बच्चों? पॉइंट इन द सेंस कि तुम्हें स्टेटमेंट समझ में आ गई, इसका एप्लीकेशन समझ में नहीं आया होगा जो मैंने अभी बोला है. बताओ गाइस. ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स. नेगेशन पी चाहिए. पहली चीज, वी कैन ऑलवेज यूज दैट वन जो हम पहले यूज करते थे. इट इज नॉट द केस, इट इज नॉट द केस, या इट इज फॉल्स. उसके आगे क्या लिखेंगे बच्चों? कोई बताएगा मुझे? वही स्टेटमेंट लिख देंगे जो अभी हमने ऊपर लिखी हुई है, दैट ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स. ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? गाइस, Yes, sir. या फिर इसका हम एक और चीज भी कर सकते थे. ऑल इंटीजर्स आर नॉट रैशनल नंबर्स. हाँ है ना बच्चों? ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स की जगह हम ये भी लिख सकते हैं ऑल इंटीजर्स आर नॉट रैशनल नंबर्स. ठीक ना बच्चों? थोड़ा अजीब सा लग रहा होता है. ओके गाइस, क्लियर हुआ नहीं हुआ? फाइन. Yes. लेकिन उससे बेटर क्या होगा वो सुनो. हम क्या कहेंगे? ऑल का ऑपोजिट क्या होता है? देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सम. तो वो हम यूज करेंगे क्या? देयर एग्जिस्ट. अब बच्चों ऑल की जगह तो क्या आ गया? देयर एग्जिस्ट. और इस स्टेटमेंट का जो नेगेशन है वो हम लिखेंगे गाइस. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? आर यू गेटिंग दिस थिंग? ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, उसकी जगह ऑल की जगह तो हमने क्या कर दिया? देयर एग्जिस्ट. यहां पे ऊपर वाले केस में देखो, ऊपर वाले में हमने नेगेशन आगे डाल दिया इसलिए स्टेटमेंट एज इट इज आ गई. यहां पे हम क्या करेंगे? ऑल की जगह तो देयर एग्जिस्ट लिख दिया, और अब हम इस स्टेटमेंट का नेगेशन लिखेंगे क्योंकि यहां पे ये देयर एग्जिस्ट, इसमें कोई नेगेशन नहीं है. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सो वील हैव टू मेक द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट. ठीक है ना गाइस? और ये स्टेटमेंट कैसे बनता है उसे देखो. देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर विच इज नॉट अ रैशनल नंबर. समझ में आया नहीं आया बच्चों? ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स का नेगेशन क्या बन गया? देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर विच इज नॉट अ रैशनल नंबर, या देयर इज एट लीस्ट वन इंटीजर विच इज नॉट अ रैशनल नंबर. एटलीस्ट वन के साथ बना दिया मैंने. या हम कह सकते हैं सम इंटीजर्स आर नॉट रैशनल नंबर. समझ में आया नहीं आया बच्चों? सर ऐसे नहीं लिख सकते नो इंटीजर इज अ रैशनल नंबर. बेटा ऑल नो इंटीजर इज अ रैशनल नंबर. ऑल का नो नहीं बनेगा बेटा, नो.
all नहीं क्योंकि सर, बस no integers is a rational number. हाँ, ऑल का तुम नेगेशन में नो नहीं लिखोगे, मतलब दोनों में फर्क समझो। तुम कह रहे हो यहां पे कि ऑल इंटीजर्स आर अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर। इसका नेगेशन अगर एक भी इंटीजर रैशनल नंबर, मतलब यू फाइंड वन इंटीजर विच इज नॉट अ रैशनल नंबर, तो हमारी ये स्टेटमेंट गलत हो गई, हाँ या ना बेटा? Yes तुम sir. जो कह रहे हो, तुम ये कह रहे हो कि ऑल इंटीजर्स के बजाय हम कहेंगे देयर इज नो इंटीजर विच इज अ रैशनल नंबर। मतलब अगर तुम ध्यान से देखोगे यू विल रियलाइज एक सेट ये है, मैंने जो स्टेटमेंट बोली वो उसका कॉम्प्लीमेंट है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? द स्टेटमेंट आई एम सेइंग इज ए कॉम्प्लीमेंट, और जो तुम बोल रहे हो दैट इज लाइक बी, बट बी इज नॉट ए कॉम्प्लीमेंट। Yes समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कि ऑल का तुमने कह दिया देयर इज नो इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, मतलब कोई भी इंटीजर रैशनल नहीं है। ऑल का तो ऑल स्टेटमेंट तो तब भी गलत हो जाएगी अगर एक इंटीजर हमें ऐसा मिल गया विच इज नॉट रैशनल। समझ में आया नहीं आया? yes sir. थोड़ी थोड़ी बहुत अगर फील आ रही है तो इस चीज की। ओके, तो हम क्या कहेंगे? देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर विच इज नॉट अ रैशनल नंबर, या एट लीस्ट वन इंटीजर इज नॉट अ रैशनल नंबर, या some integers are not rational numbers। फील आई नहीं आई बच्चों? क्योंकि सम में वी कैन ऑल्सो टेक एटलीस्ट वन, हाँ या ना बच्चों? गाइस Yes. हाँ, तो ये हमारा बन गया। और जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था वो तो तुम ले सकते थे। मतलब मैं ये बता रहा हूं कि नॉर्मली तुम्हें इन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन दे रखी होगी एग्जाम में कि इस सेंटेंस का नेगेशन बताओ, विच इज द करेक्ट नेगेशन। तो ऑल का बन जाता है देयर एग्जिस्ट, और उसके बाद देयर एग्जिस्ट के बाद तुम्हें स्टेटमेंट का नेगेशन करना पड़ेगा कि देयर एग्जिस्ट डज नॉट इंक्लूड नेगेशन, इट इज नॉट द केस, या इट इज फॉल्स में नेगेशन पहले ही आ गया था स्टेटमेंट में, इसलिए हमने स्टेटमेंट एज इट इज उतार दी। लेकिन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, सम में यू विल हैव टू मेक द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट आफ्टर एटलीस्ट वन या देयर एग्जिस्ट। समझ गए बच्चों? एक और क्वेश्चन लेते हैं। पी, everyone in Germany speaks German। अब नेगेशन पी पे आते हैं। या तो हम कहेंगे इट इज नॉट द केस, या इट इज फॉल्स, हाँ या ना बच्चों? Yes, It- sir. राइट, द केस, या हम कहेंगे इट इज फॉल्स। या बताओ मुझे स्टेटमेंट देयर एग्जिस्ट से क्या बनेगी? देयर एग्जिस्ट अ पर्सन इन जर्मनी हु डज नॉट स्पीक जर्मन। समझ में आया नहीं आया बच्चों? देयर एग्जिस्ट वन पर्सन, या देयर एग्जिस्ट अ पर्सन, एट लीस्ट वन पर्सन, देयर एग्जिस्ट अ पर्सन इन जर्मनी हु डज नॉट स्पीक जर्मन। या एट लीस्ट वन पर्सन इन जर्मनी डज नॉट स्पीक जर्मन, हाँ या ना बच्चों? एट लीस्ट वन पर्सन इन जर्मनी डज नॉट स्पीक जर्मन। और लास्ट क्या बनेगा? सम पर्सन्स इन जर्मनी डू नॉट स्पीक जर्मन, हाँ है ना बच्चों? क्लियर हो गया नहीं हो गया? Yes. Guys? Yes, sir. Another question. All primes are odd. क्या बनेगा नेगेशन की? तुम्हारा इट इज नॉट द केस, इट इज फॉल्स, तो तुम लिख ही लोगे that it is not the case that all primes are odd. There exist क्या होगा बच्चों? There exist स्टेटमेंट क्या बनेगी?
There exists a prime which is not odd. A prime which is not odd. और not odd के बजाय can we also write down even? हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. राइट क्योंकि हमें पता है odd के अलावा फिर even ही बनेगा, तो we can also write down at least one prime is not odd, या it is even. There exists at least one prime, हाँ ठीक था ये, is not odd. Yeah, we can also use the term instead of not odd, we can write down even. हाँ या ना guys? ओके एक और लेता हूं, ये बच्चों तुम खुद कर देना. ऑल, या ये मुझे करवाना पड़ेगा अभी, क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में ऑलरेडी नेगेशन है. ऑल ट्राइंगल्स आर नॉट इक्विलेटरल ट्राइंगल्स. नेगेशन पी देखते हैं. पहला तो तुम समझ सकते हो, इट इज फॉल्स दैट ऑल ट्राइंगल्स आर नॉट इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, या इट इज नॉट द केस दैट ऑल ट्राइंगल्स आर नॉट इक्विलेटरल ट्राइंगल्स. हाँ या ना बच्चों? इसमें कोई दिक्कत नहीं गाइस? Yes. बोलो. अब आते हैं देयर एग्जिस्ट. देयर एग्जिस्ट के बाद इसका नेगेशन करना पड़ेगा, मतलब नेगेशन तुम्हारा सेंटेंस में आएगा. देयर एग्जिस्ट अ ट्राइंगल विच इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. हाँ या ना बच्चों? देयर एग्जिस्ट अ ट्राइंगल विच इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. हाँ या ना? ये फील आई नहीं आई? क्योंकि हमारे पास पहले ही नॉट था, तो बेसिकली उसका हमने नॉट हटा दिया, एक और नॉट कर दिया एक तरीके से. फील आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? या कुछ अजीब सा लग रहा है इसमें? बोलो गाइस, आ रहा है समझ में? तो एक बार हाँ बोल दो. Yes. ओके. Yes, sir. और वी कैन से एट लीस्ट वन ट्राइंगल इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर. नेगेशन पी क्या जाएगा बच्चों? It is false that every natural number is an integer. It is not the case that every natural number is an integer. या वाला सेंटेंस बोलो. देयर एग्जिस्ट क्या? बताना जरा. There exists a natural number which is not an integer. एटलीस्ट के साथ. At least one natural number is not an integer. या सम के साथ. Some natural numbers are not an integer. आर नॉट इंटीजर्स. राइट. तो मैं थर्ड वाला ही लिख देता हूं. सम नेचुरल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स. अब दो क्वेश्चन और करते हैं सुंदर से. x, hold on, p, x plus 4 is greater than 3 for all x belonging to n. नेगेशन p क्या होगा? अब ध्यान से देखो, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू n था, तो हम कहेंगे देयर एग्जिस्ट. ऑल का क्या बन गया बच्चों? देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू n. फील आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? यहां तक एक तरीके से इस सेंटेंस को मैं ऐसे लिख सकते था, ऊपर वाले को, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू n x plus 4 is greater than 3. समझ में आया नहीं आया बच्चों? फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू n x plus 4 is greater than 3. इस सेंटेंस को मैं ऐसे लिख सकता था ना, उसी का मैं नेगेशन कर रहा हूं. देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू n फॉर विच, या सच दैट, या फॉर विच. नेगेशन करना है भी हमें. x plus 4 is not greater than 3. समझ में आया या नहीं आया बच्चों? बताओ गाइस.
ये चीज तो हम क्लियर, इसमें भी लेस दैन इक्वल टू नहीं करेंगे? लेस देन इक्वल टू कर सकते हैं अगर ऑप्शन में दे रखा है तो, हाँ बिल्कुल, मतलब अगर हमें ये करना है तो दिस इज व्हाट वी वुड हैव रिटन। दैट डिपेंड्स ऑन द ऑप्शंस गिवन टू अस इन द एग्जाम। समझ में आया नहीं आया? इंपॉर्टेंट चीज सी कि इस सेंटेंस को फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एन को हमने कर दिया देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंगिंग टू एन, और उसके बाद हमने नेगेशन कर दिया। फाइन, दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चन जो तुम्हारे जेई में आ जाते हैं। नेगेशन, सिंपल नेगेशन पे बेस्ड। एक और देता हूं मैं, पी देयर एग्जिस्ट x belonging to n such that x plus 4 is less than 7। तो नेगेशन p क्या बनेगा बच्चों? हम कहेंगे देयर एग्जिस्ट का नेगेशन होता फॉर, बेसिकली फॉर ऑल। हाँ या ना बच्चों? एक काम करता हूं, पहले मैं p को एक और तरीके से लिख के दिखाता हूं। पहले तुम्हें देयर एग्जिस्ट के बजाय और क्या दे सकते थे? वो सम भी दे सकते थे या नहीं? सम, फॉर सम आएगा बेसिकली, फॉर सम x belonging to n x plus 4 is less than 7। समझ में आया नहीं आया बच्चों? हमें इसका नेगेशन करना है। तो देयर एग्जिस्ट या सम का नेगेशन होता है बेसिकली, उसकी जगह हमारा टर्म क्या आती है? फॉर ऑल। हाँ या ना? फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू n, फॉर ऑल हो गया हमारा देयर एग्जिस्ट के लिए x बिलोंगिंग टू n, और इसका हमें क्या करना है बच्चों? नेगेशन। हाँ या ना गाइस? या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं ऑब्वियसली, x प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। हाँ या ना? बोलो गाइस। Yes. गुड। अब बच्चों एक काम की चीज बता देता हूं, छोटी सी ट्रुथ टेबल फॉर नेगेशन। p है, p इज अ स्टेटमेंट, p कैन टेक टू वैल्यूज, ट्रू या फॉल्स। हाँ या ना बच्चों? राइट गाइस? अगर p ट्रू है, p की मतलब सपोजिंग हमने कहा माय नेम इज, जैसे मैंने बोला विवेक, अगर माय नेम इज विवेक ट्रू है तो जो नेगेशन ऑफ p है दैट विल बी फॉल्स। हाँ या ना बच्चों? गाइस फील आ रही है? नहीं Yes. आ रही है? तो बेसिकली अगर p ट्रू है तो नेगेशन p फॉल्स है, अगर p फॉल्स है तो नेगेशन p ट्रू है। ट्रुथ टेबल इज लाइक दिस। अब आते हैं वेन डायग्राम में। अगर ये p है, दिस डिनोट्स p, देन दिस रीजन डिनोट्स नेगेशन ऑफ p। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब इसको ऐसे समझो गाइस, ये थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि हाउ डिड वी रिप्रेजेंट इट इन अ वेन डायग्राम। ये पूरा यूनिवर्सल सेट है। हम ये कहना चाह रहे हैं ये रीजन जो मैंने, होल्ड ऑन गाइस, ये जो रीजन है, दिस रीजन इज अ प्लेस जहां पे p ट्रू है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस ये चीज क्लियर है या नहीं? दिस रीजन इंडिकेट्स वेयर p इज ट्रू। तो अगर यहां पे p ट्रू है तो नेगेशन p क्या होगा? फॉल्स। मतलब नेगेशन p ट्रू कहां पे है? इस रीजन में ट्रू है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इफ p इज ट्रू इन दिस रेड रीजन, होल्ड ऑन, p इस रेड रीजन में अगर ट्रू है तो नेगेशन p तुम्हारा ग्रीन रीजन में ट्रू है। समझे या नहीं समझे गाइस? बताओ मुझे बच्चों, कुछ फील आई या नहीं आई? Yes. गुड, दैट इज व्हाट आई नीडेड टू नो। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट पे। लेट अस गो ऑन टू कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट का मतलब क्या है? अ स्टेटमेंट विच इज कनेक्टेड बाय कनेक्टिव्स। कनेक्टिव्स क्या? जैसे एंड, और, ठीक है ना बेटा? यही हमारे कॉमन वाले हैं। एंड जिसको हम डिनोट करते हैं इससे, ठीक है ना बेटा? क्लियर है या नहीं? Yes. राइट। तो हमारा एंड पे आते हैं, एंड दिस, उस तरीके से, ठीक है ना गाइस? अच्छा तो बच्चों आपने में ब्रैकेट में क्या लिखा है?
दिस इज हाउ वी डिनोट इट, दिस इज अ सिंबल फॉर एंड. Okay. ठीक है बेटा. ओके, स्टेटमेंट लिखते हैं एक, उससे बेटर फील आएगी. आकाश इज अ बॉय. Q. Nora is a girl. ठीक है गाइस. तो P एंड Q अब समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दो स्टेटमेंट है हमारे पास P एंड Q, उनको हमने कनेक्ट कर दिया यूजिंग द कनेक्टिव एंड. गाइस ये स्टेटमेंट क्या बनेगी? इट विल बी आकाश इज अ बॉय एंड नोरा इज अ गर्ल. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? आसान लग रहा होगा. करेक्ट गाइस? Yes. राइट. ट्रुथ टेबल. ट्रुथ टेबल में तुम्हें बनाना सिखा रहा हूं, बट विल नॉट बी मोस्टली यूजिंग दिस इन एग्जाम या व्हेन सॉल्विंग क्वेश्चंस. पी क्यू पी एंड क्यू. अब बच्चों पहली चीज, पी क्यू के कितने कॉम्बिनेशन आ सकते हैं? पी क्यू, पी दो वैल्यूज ले सकता है ट्रू एंड फॉल्स, क्यू दो ले सकता है ट्रू एंड फॉल्स. जैसे मैं लिख रहा हूं उसी पैटर्न में लिखना गाइस. दोनों ट्रू, पी ट्रू क्यू फॉल्स, पी फॉल्स क्यू ट्रू एंड बोथ फॉल्स. मतलब हम फॉल्स यहां से करना शुरू कर रहे हैं. पहले दोनों ट्रू, फिर इसको फॉल्स किया, फिर इसको फॉल्स किया, फिर दोनों को फॉल्स किया. तो बच्चों P एंड Q कब ट्रू होगा? P एंड Q तब ट्रू होता है बच्चों. P एंड Q, ये जो हमारी कंपाउंड स्टेटमेंट है, ये हमारी तब ट्रू होगी जब P भी ट्रू है और Q भी ट्रू है. समझ में आया नहीं आया बच्चों? मतलब ऊपर वाली स्टेटमेंट में अगर आकाश वॉज नॉट अ बॉय एंड नोरा इज अ गर्ल, तो दिस स्टेटमेंट वुड हैव बीन फॉल्स. या फिर आकाश बॉय होता एंड नोरा वॉज नॉट अ गर्ल, तो हम क्या कहते? अगेन दिस एंटायर स्टेटमेंट इज फॉल्स. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? और ऑब्वियस सी बात है, अगर आकाश बॉय नहीं है और नोरा गर्ल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली फॉल्स होनी होनी थी. मतलब दिस स्टेटमेंट इज ट्रू ओनली व्हेन आकाश इज अ बॉय एंड नोरा इज अ गर्ल. जब ये इंडिविजुअल स्टेटमेंट, मतलब P ये स्टेटमेंट और Q ये स्टेटमेंट, जब ये दोनों ट्रू हैं, तभी तुम्हारा इन दोनों का एंड ट्रू होगा. अदरवाइज इट विल बी फॉल्स. समझ में आया नहीं आया बच्चों? गाइस वेन डायग्राम से देखो. P Q. P एंड Q तब ट्रू होगा जब वो इस रीजन में, मतलब दिस इज द वेन डायग्राम फॉर P एंड Q. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जब P भी ट्रू Q भी ट्रू, कौन से रीजन में होगा? वो इस शेडेड रीजन में होगा. देन P एंड Q इज, मतलब दिस इज द प्लेस वेयर P एंड Q इज ट्रू. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये वो Yes. रीजन है जहां पे P एंड Q ट्रू है. अगर हम इस रीजन की बात करें, वी टॉक अबाउट this region. So this is the region where P and Q will give us the value false. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इस शेडेड रीजन के अंदर. गॉट इट गाइस? मतलब यहां पे जो शेडेड रीजन हम ले रहे हैं, दैट इज टेलिंग अस वेयर दैट थिंग इज गेटिंग ट्रू. समझे नहीं समझे गाइस? बोलो. Yes. Sir. ओके. और इज डिनोटेड बाय सिंबल दिस V. वो ऑपोजिट ऑफ V था, इन्वर्टेड V, ये नॉर्मल V हो गया. P अगेन वही लेते हैं. आकाश इज अ बॉय, नोरा इज अ गर्ल. तो हम कहेंगे P यूनियन Q. ठीक है ना बच्चों? ये क्या देगा? दिस इज आकाश इज अ बॉय और नोरा इज अ गर्ल. ठीक है बच्चों? गाइस स्टेटमेंट समझ आ रही है? कैसे लिखा है हमने? बस और लगा दिया और कुछ किया ही नहीं है. हाँ या ना? ट्रुथ टेबल पे आते हैं. P Q P यूनियन Q. ट्रू ट्रू
ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। ठीक है बच्चों, हम कहेंगे ये P यूनियन Q कब कब ट्रू हो सकता है यार, या तो ये ट्रू हो या ये ट्रू हो या ये दोनों ट्रू हो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? इन दैट केस P यूनियन Q विल बी ट्रू। तो ये ट्रू हो गया, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू। जब दोनों फॉल्स हैं देन P यूनियन Q कम्स आउट इक्वल टू फॉल्स। समझ में आया नहीं आया बच्चों? अदरवाइज इन ऑल द सिनेरियोज इट इज ट्रू बच्चों। क्लियर हुआ नहीं हुआ गाइस? बोलो, बताओ भाई। नीरज बेटा Yes, sir. समझ में आया या दिक्कत है थोड़ी? Yes, sir. कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं सर, अभी तो चल रहा है। P यूनियन Q इज दिस रीजन गाइस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इट इज जस्ट लाइक द सेम थिंग दैट यू डिड अर्लियर वेन डायग्राम में जो तुम पढ़ते थे। मतलब अगर कोई चीज इस रीजन में लाए कर रही है तो हम कहेंगे P यूनियन Q, मतलब कोई चीज इस रीजन में लाए कर रही है तो हम कहेंगे दैट थिंग इज ट्रू। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एंड इफ इट इज लाइंग आउटसाइड दिस देन वी विल से इट इज फॉल्स। मतलब इन दैट केस P यूनियन Q विल कम आउट इक्वल टू फॉल्स गाइस। ठीक है बच्चों? गाइस Yes. टॉटोलॉजी, या इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रू स्टेटमेंट। वी कॉल इट टॉटोलॉजी और ट्रू स्टेटमेंट। किस चीज को? इट इज अ कंपाउंड स्टेटमेंट। इट इज अ कंपाउंड स्टेटमेंट which is always true, which is always true। ऑलवेज ट्रू को ऐसे रिलेट करो गाइस, यूनिवर्सल सेट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्योंकि उसके बाहर तो कोई वैल्यूज ले ही नहीं सकता, हाँ या ना बच्चों? तो अगर यूनिवर्सल सेट को तुम देखोगे दैट इज योर टॉटोलॉजी। समझ में आया नहीं आया बच्चों? दिस इज नथिंग बट यूनिवर्सल सेट, हाँ या ना गाइस? इट विल ऑलवेज बी ट्रू। Yes. मतलब अगर हम यूनिवर्सल सेट में ले रहे हैं तो यार मतलब उसके बाहर तो कोई चीज जा ही नहीं सकती। इट विल ऑलवेज बी ट्रू। ठीक है ना गाइस? फैलेसी पे आते हैं। फैलेसी और अनदर नेम फॉर इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। इट इज कंपाउंड स्टेटमेंट अगेन। इट इज अ कंपाउंड स्टेटमेंट which is always false, is always false। ठीक है बच्चों? जैसे हम क्या कहेंगे? फाइव। क्लियर और नॉट गाइस? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? फैलेसी या कॉन्ट्राडिक्शन, इट इज अ कंपाउंड स्टेटमेंट विच इज ऑलवेज फॉल्स। हमेशा हमें वैल्यू क्या देगा? फॉल्स बच्चों। गाइस समझे नहीं समझे? दैट इज फैलेसी या कॉन्ट्राडिक्शन। फाइव से इसे रिलेट करो। क्यों रिलेट करना है? क्योंकि विल बी यूजिंग दिस गाइस, विल बी यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन इन क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों? अब आते हैं सर सम। ये वाला- क्या बोलो बेटा, क्या कह रहे थे? सर ये फिर से समझा दीजिए। फैलेसी ये या फैलेसी एंड टोटोलॉजी बेटा? नहीं सर, सिर्फ पहले से। हाँ, फैलेसी। फैलेसी का मतलब क्या है? वो स्टेटमेंट हमेशा फॉल्स होगी। उसको ऐसे रिलेट करो, हमेशा फॉल्स कब होगी? जब हम कह रहे हैं कि उसका कोई ट्रू में, मतलब यूनिवर्सल सेट में उसका कोई वो ही नहीं है, क्या रीजन। अगर उसका कोई रीजन ही नहीं है, मतलब देयर इज नो रीजन जहां पे दैट थिंग कैन बी ट्रू, देन इट इज फैलेसी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हम क्या कहते थे यूनिवर्सल में? कोई शेडेड रीजन हम ले रहे हैं, दैट शेडेड रीजन इज द प्लेस वेयर इट इज ट्रू, हाँ या ना? मतलब अगर हम जैसे P एंड Q लेते थे तो उसमें दिस वाज द रीजन वेयर इट इज ट्रू, हाँ या ना बेटा? P यूनियन Q, Yes, sir. दिस वाज द P यूनियन Q में दिस वाज द रीजन वेयर इट वाज ट्रू। इसके बाहर इट इज फॉल्स।
फाइव में, फेलेसी में, कॉन्ट्रडिक्शन में हम कह रहे हैं इट इज ऑलवेज फॉल्स, मतलब देयर इज नो रीजन इन दिस यूनिवर्सल सेट वेयर इट इज ट्रू। मतलब एक तरीके से हम कहेंगे देयर इज नो स्पेस, मतलब कोई स्पेस ही नहीं है जहां पे इट कैन बी ट्रू इनसाइड द यूनिवर्सल सेट। समझ में आया नहीं आया? दैट इज फाइव। देयर इज नो प्लेस वेयर इट इज ट्रू, कोई रीजन है ही नहीं यूनिवर्सल सेट में उसके लिए जहां पे वो ट्रू हो सके। अब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा? एंड फाइव बेसिकली मीन्स नथिंग। गॉट इट? इसका Yes, sir. हाँ, मतलब थोड़ा सा इसको एक वो था नहीं, पढ़ने के लेवल पे लो, नॉट इन द पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग इसमें यहां पे आती है, जो लॉज हम पढ़ेंगे उसमें उसकी अंडरस्टैंडिंग पता होना जरूरी है। तो अभी लॉज को देखो, अगर लॉज में दिक्कत आती है देन टेल मी। ठीक है बेटा? क्लियर है यहां तक? स्टार्ट करते हैं। पहला, कॉम्यूटेटिव लॉ। P union Q is equivalent to Q union P, या हम कहते हैं P and Q is equivalent to Q and P। समझ में आया नहीं आया बच्चों? यहां तक कोई डाउट? सिंपल है, बताओ गाइस। अगर तुम वेन डायग्राम में देखोगे तो डू यू रियलाइज P यूनियन Q इज सेम एज Q यूनियन P? हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. राइट। P यूनियन Q यूनियन R, ऊपर लिखता हूं मैं, P union Q union R is same as P union Q union R। हाँ है ना बच्चों? मतलब अगर हमारे पास सब में यूनियन है तो वी कैन शिफ्ट द पोजीशन ऑफ ब्रैकेट। ऐसे ही P and Q and R is equal to P and Q and R। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गाइस यहां तो कोई डाउट? No, वेन sir. डायग्राम में देखो, P यूनियन Q यूनियन R क्या होता था बच्चों? P Q R, इट वॉज दिस रीजन। अब उसको तुम P यूनियन Q यूनियन, मतलब P यूनियन ऑफ Q यूनियन R लो या P यूनियन Q यूनियन R लो, इट विल बी सेम। हाँ है ना बच्चों? रिलेटिंग इट वाया वेन डायग्राम। यहां तक कोई डाउट गाइस? बताओ मुझे। अरे किसी को डाउट है या नहीं है? Yes. No, sir. ओके। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट गाइस, ध्यान से देखो। P एंड Q यूनियन R is equivalent, यहां पे मुझे इक्विवेलेंट लिखना चाहिए था, दैट वुड बी बेटर, इज इक्वल टू P एंड Q यूनियन P एंड R। P एंड Q मतलब ये जो हमारा बाहर है, ये हमारा दोनों क्या लगेगा? P एंड Q, P एंड R, और उनके बीच में क्या लग गया? यूनियन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इज दिस क्लियर और नॉट? P एंड Q, P एंड R के बीच में यूनियन लगा दिया हमने। हाँ या ना बच्चों? गाइस अगर हम P यूनियन Q एंड R देखें तो क्या बनेगा? P यूनियन Q, P यूनियन R के बीच में क्या? एंड। समझे या नहीं समझे गाइस? P यूनियन Q और P यूनियन R के बीच में एंड। समझे नहीं समझे गाइस? बताओ भाई। Yes. गुड, दैट वाज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं नल लॉ। यू डोंट नीड टू नो द नेम्स, but you need to know the implementation of these laws। P union tautology, tautology T, जो हम यूनिवर्सल सेट से रिलेट कर रहे होते थे। एक स्मॉल p है हमारे पास इनसाइड दैट कंप्लीट सेट, और उसका यूनियन टोटोलॉजी क्या करोगे? यूनिवर्सल सेट क्या करोगे? क्या बनेगा गाइस? यूनिवर्सल सेट ही तो बनेगा। हाँ है ना? p Yes. का यूनियन विद टोटोलॉजी विल गिव अस व्हाट? टोटोलॉजी। समझे नहीं समझे गाइस? नीरज बेटा अब समझ में आया? Yes, sir. P इंटरसेक्शन फैलेसी, फैलेसी का मतलब है देयर इज नथिंग, उसके साथ इंटरसेक्शन करोगे तो फैलेसी तो आएगा। हाँ या ना? बताओ बच्चों, बोलो। प्रभाकर बेटा समझ में आ रहा है? सर लास्ट वाला नहीं आया। बेटा P का इंटरसेक्शन, P एक है
उसका इंटरसेक्शन विद नथिंग, नथिंग मतलब दिस नथिंग, तो उसके साथ तो कुछ भी नहीं आएगा ना बेटा। यस सर। अब आते हैं डिफरेंट, P एंड T, P का इंटरसेक्शन विद टोटोलॉजी, मतलब ये P है और ये हमारे पास टोटोलॉजी है, इनका इंटरसेक्शन, नॉट यूनियन, इंटरसेक्शन, तो क्या बनेगा बेटा? P का इंटरसेक्शन, इट विल बी P ओनली, हाँ या ना? बताओ बच्चों, ये चीज समझ आई नहीं आई? बोलो। और P यूनियन फैलेसी क्या होगा बच्चों? गाइस बताओ मुझे, P का यूनियन विद फैलेसी क्या होगा गाइस? सर P P ओनली, हाँ या ना? कि फैलेसी वाज नथिंग, उसका यूनियन जब P याद करोगे यू विल गेट P। गाइस कोई डाउट यहां तक? बोलो। ओके, एक और इसी में आइडेंटिटी लॉ में P यूनियन P क्या होगा बच्चों? P इंटरसेक्शन P क्या होगा बच्चों? P। क्लियर और नॉट गाइस? बताओ बच्चों, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? नेगेशन लॉ, P यूनियन नेगेशन P क्या होगा? हम कहेंगे भाई ये ठहरा P, ये ठहरा नेगेशन P, इन दोनों का यूनियन करोगे क्या बनेगा? P का यूनियन विद नेगेशन P, कम ऑन गाइस टेल मी। Sir, T. T, it will be T. Good, that is what I wanted to hear. It is tautology. P का इंटरसेक्शन विद नेगेशन ऑफ P क्या बनेगा? F. फैलेसी। गुड। एक और चीज बच्चों, नेगेशन ऑफ नेगेशन P क्या बनेगा? सर ये सेकंड वाला समझ नहीं आया। E. इट विल बी P ओनली, हाँ इट विल बी, होल्ड ऑन बेटा, ये P था हमारा, इसका Yes, sir. इंटरसेक्शन इसके साथ क्या होगा बताओ मुझे? अच्छा F, ठीक है। इट विल बी F, नथिंग, इट विल बी नथिंग। अब आते हैं नेगेशन ऑफ नेगेशन P इज P। इतना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस Yes, sir. अब आते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या करता है? नेगेशन ऑफ P यूनियन Q। हम नेगेशन हर एक जगह हर एक के साथ लगाते आएंगे, इट विल बी नेगेशन P, नेगेशन Q, और जहां पे यूनियन है उसका बन जाएगा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन है तो उसका बन जाएगा यूनियन, मतलब दिस इज नेगेशन P इंटरसेक्शन नेगेशन Q। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सिमिलरली नेगेशन ऑफ P एंड Q विल बी नेगेशन P यूनियन नेगेशन Q। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? बाई चांस हम नेगेशन ले रहे होते हुए नेगेशन P यूनियन Q का, तो क्या बनता बच्चों? इसको मैं मिटा दूंगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ बताओ। इट वुड बी नेगेशन ऑफ नेगेशन P विच इज P, यूनियन का हो गया इंटरसेक्शन, और Q का हो गया नेगेशन Q। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है नहीं है? आई थिंक इट शुड बी क्लियर बाय नाउ। बताओ गाइस। Yes. yes sir. ओके दैट्स गुड। अब आते हैं एक घटिया चीज जिसको हम एग्जाम में यूज नहीं कर रहे होंगे, बट इन द रेयर केस के बच्चे को लग रहा है मेरे को नहीं आता, मैं तो यही कहूंगा अगर तुमसे इन लॉज से नहीं हो रहा तो ट्रुथ टेबल तो तुम्हारा दूर की चीज है। ट्रुथ टेबल बहुत लंबी जाती है। ट्रुथ टेबल फॉर एंड और फॉर थ्री स्टेटमेंट्स। थ्री स्टेटमेंट का मतलब है नॉट P एंड Q, P Q एंड R, उनके लिए एंड और की टेबल। ठीक है बच्चों? दैट इज डिफिकल्ट, डिफिकल्ट इन द सेंस कि उसके जो केसेस हैं वो बनेंगे 8, हाँ या ना बच्चों? तीनों की दो पॉसिबिलिटीज हैं, ट्रू या फॉल्स, तो ये हैव 8 कॉम्बिनेशन, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू false false, false true true, false true false, false false true, false false false। बच्चों ये देख लिया नहीं देख लिया?
गाइस मतलब लिख लिया? Yes, sir. ओके, बड़ी स्पीड पे लिख लिया, ठीक है। अब आते हैं P एंड Q एंड R। हमें पता है ये बंदे तभी ट्रू होंगे जब सारी स्टेटमेंट ट्रू है, रेस्ट ऑल केसेस में फॉल्स आएगा। हाँ या ना बच्चों? गाइस अब आते हैं P यूनियन Q यूनियन R। ये तब ट्रू होंगे जब इनमें से एक या सारे या कोई दो, मतलब कोई भी एक ट्रू हो गया ना, इट विल बी ट्रू। इट विल बी फॉल्स ओनली व्हेन ऑल ऑफ देम आर फॉल्स। हाँ या ना बच्चों? गाइस क्लियर और नॉट? ओनली इन द लास्ट सिनेरियो विल इट बी फॉल्स, क्योंकि उसमें तीनों स्टेटमेंट तुम्हारी क्या उठ के आ रही है बच्चों? फॉल्स। समझे नहीं समझे गाइस? Yes, sir. ये कॉम्बिनेशन, हाँ खाम चला गया, ये कॉम्बिनेशन लर्न कर लो, learn it, this combination. If you can write this combination, then you can use truth table easily. अब आते हैं बच्चों कुछ छोटी सी चीजें जो you must remember. Remember Venn diagram. Venn diagram याद रखना, it helps you sometimes, ठीक है ना? Also what you have to remember, A and negation B क्या होता है, ठीक है ना बच्चों? A and negation B, it is nothing but A minus B. ये माइनस तुम्हें याद है बच्चों, तुमने सेट में किया था बच्चों? Yes, sir. राइट, दिस इज A minus B. Let me write that down, show you in the Venn diagram. A B, this is what you have in A minus B, ठीक है ना बच्चों? Similarly B and negation A, that will be nothing but B minus A. You can easily relate. मैं बना देता हूं still. A B, this is what you have got, ठीक है। अब आते हैं थर्ड, नेगेशन ऊपर कर A दो। यूनियन B। ये लो, कर लिया नोट बेटा? Yes, sir. नेगेशन A यूनियन B। अब देखो बेटा, इट इज नथिंग बट टोटोलॉजी माइनस A माइनस B, दैट इज नेगेशन A यूनियन B। ये बाद में भी आएगा, दिस थिंग विल कम अगेन। ये A ये B, A रहा B रहा, A माइनस B क्या है बच्चों? ये tautology minus this is basically what region guys? It is your hold on, it is your this region। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गाइस क्लियर हो गया? फोर तुम्हारा नेगेशन B यूनियन A, दैट इज नथिंग बट टोटोलॉजी माइनस B माइनस A। बच्चों क्लियर हुआ नहीं हुआ गाइस? पहली चीज ऊपर वाले कर्व में ये चीज समझ में आया कि दिस वाज योर A माइनस B, उसका टोटोलॉजी में से सब्ट्रैक्ट कर दो उसे। हाँ है ना बच्चों? यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, दैट इज द रीजन दैट यू आर गेटिंग। हाँ है ना बच्चों? गाइस बोलो भाई हाँ। यस वी हैव अंडरस्टूड, Yes, sir. गुड। इसको भी देख लेते हैं। ये वेन डायग्राम मैं फिर से बनाऊंगा। B माइनस ए वॉज दिस रीजन, हमारा T माइनस B माइनस ए विल बी वॉट? इट विल बी this region, this is A, this is B। हो गया बच्चों?
Now we are done with and or. Let us go on to the next thing. Very nice cheese. If and then. इसे बोलते हैं implication. We call this implication बच्चों. Implication का मतलब है it is written like this. P implies Q. ठीक है ना बच्चों? P implies Q. That is what we say. P implies Q. That is what we say. So P, let me take a statement. Akash is a boy. Q. Nora is a girl. तो हम कहेंगे P, ऐसे भी लिखते हैं इसे, या इसको सीधा P implies Q ऐसे भी लिखते हैं. इसका मतलब ये है गाइस, if Akash is a boy, then Nora is a girl. समझ में आया नहीं आया बच्चों? गाइस क्लियर है नहीं है? बच्चों बोलो. यहां पे P जो है that is antecedent and Q is consequent terms. P implies Q का मतलब क्या हो गया? If P then Q. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? या P implies Q. गाइस ये चीज एब्जॉर्ब हुई या नहीं हुई? बच्चों बोलो. Yes, sir. पक्का कि हमारा P आकाश इज अ बॉय, Q नोरा इज अ गर्ल. P implies Q का मतलब है if P then Q. If आकाश is a boy then Nora is a girl. This is what this statement means. ठीक है ना बच्चों? अगर हमारा P और Q ये है, तो सबसे पहले आते हैं इसकी ट्रुथ टेबल पे. ट्रुथ टेबल फॉर P implies Q. हम कहेंगे भाई P ये रहा, Q ये रहा, और ये रहा हमारा P implies Q. ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स. बच्चों ऐसे समझो, इसी स्टेटमेंट को लो. आकाश इज अ बॉय, इफ आकाश इज अ बॉय देन नोरा इज अ गर्ल. हम कहेंगे अगर दोनों चीजें ट्रू हैं तो ये तो बात सही होगी. मतलब अगर ये दोनों इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स ट्रू हैं तो डोंट यू थिंक दिस कंपाउंड स्टेटमेंट शुड आल्सो बी ट्रू? हाँ ना बच्चों? इतना तो समझ में आ रहा है? गाइस बोलो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अगर तुम्हारा आकाश बॉय है देन नोरा शुड बी अ गर्ल, और यही तो स्टेटमेंट बोल रही है. सो इफ आकाश इज अ बॉय एंड नोरा इज अ गर्ल, देन वी कैन से दिस स्टेटमेंट, दिस कंपाउंड स्टेटमेंट विल आल्सो बी ट्रू. अब एक काम करते हैं, लेट अस से आकाश इज अ बॉय बट नोरा इज नॉट अ गर्ल. हमें दे रखा है कि पी स्टेटमेंट ट्रू है, आकाश इज अ बॉय एंड नोरा इज नॉट अ गर्ल. तो यार ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई ना. हमने तो ये कहा था आकाश बॉय है तो नोरा शुड बी अ गर्ल, और हम कह रहे हैं नोरा इज नॉट अ गर्ल. तो ये पूरी स्टेटमेंट इफ देन वाली ये तो फॉल्स हो जाएगी नहीं हो जाएगी? गाइस बताओ मुझे, बच्चों बोलो. क्लियर हुआ नहीं हुआ? Yes, sir. इट इज फॉल्स. अब हमने दो चीजें दे रखी हैं किसके बारे में? अगर आकाश बॉय नहीं है. पी हमारा फॉल्स दे रखा है ना उन्होंने कि आकाश इज नॉट अ बॉय. हम कहेंगे भाई जो हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, जो स्टेटमेंट दे रखी है, वो दे रखी है अगर आकाश बॉय है उसके बारे में, कि अगर आकाश बॉय है तो नोरा गर्ल होनी चाहिए. क्या उन्होंने स्टेटमेंट में ये बता रखा है कि अगर आकाश बॉय नहीं है तो नोरा क्या होनी चाहिए? बताओ गाइस, ये तो इंफॉर्मेशन दे ही नहीं रखी ना. मतलब जो पी हमारा फॉल्स है, अगर पी फॉल्स है तो उससे क्या हम क्यू के बारे में कुछ कंक्लूड कर सकते हैं इस स्टेटमेंट में? बताओ बच्चों. मतलब आकाश इज नॉट अ बॉय के बारे में तो उन्होंने, मतलब आकाश अगर बॉय नहीं है तो उससे क्यू कैसे अफेक्ट होगा उसके बारे में तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं. हाँ या ना बच्चों? गाइस से यस और नो. समझ में आया नहीं आया जो मैंने अभी बोला?
इसका मतलब है इन बोथ दिस सिनेरियोज वी आर ट्रू। ट्रू इन द सेंस क्योंकि उन्होंने उस चीज के बारे में जब कुछ बताया ही नहीं तो यार विल कंसिडर इट टू बी ट्रू। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दे डिड नॉट से एनीथिंग अबाउट व्हेन द आकाश इज नॉट अ बॉय। आकाश अगर बॉय नहीं है तो उन्होंने उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया हमें। ठीक है ना बच्चों? उन्होंने तो बस ये कहा है स्टेटमेंट में कि अगर P ट्रू है तो Q ट्रू होना चाहिए। उन्होंने ये तो कहा ही नहीं कि अगर हमारा P फॉल्स है तो हमारा Q क्या होना चाहिए। जब उन्होंने P फॉल्स के बारे में बताया ही नहीं तो विल कंसिडर कि हमारा अगर P फॉल्स है तो योर स्टेटमेंट इज ट्रू। हाँ है ना? क्योंकि वी आर नॉट गिवन एनी इंफॉर्मेशन अबाउट इट। समझे नहीं समझे गाइस? बोलो। Yes. ओके राइट। तो आइडिया ये था कि अगर हमारा आकाश इज नॉट अ बॉय तो वी आर नॉट गिवन एनी इंफॉर्मेशन अबाउट कि नॉरा गर्ल होगी या नहीं होगी। समझ गए गाइस? गुड। अब बच्चों एक काम की चीज, P implies Q can also be written as negative P union Q। इन दोनों बंदों की ट्रुथ टेबल सेम जा रही होती है। समझ गए बच्चों? करके देख सकते हैं हम कहेंगे लेट अस राइट डाउन। मैं इसको इधर ही लिखूं या आगे लिखूं? इधर ही लिख देता हूं, इट वुड बी कन्वीनियंट फॉर मी। नेगेशन P लिख देते हैं। नेगेशन P तुम्हारा क्या होगा? अगर P ट्रू है तो नेगेशन P क्या होगा? फॉल्स। फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। दिख रहा है नहीं दिख रहा है गाइस? मैंने P का नेगेशन P देख लिया। अगर P ये है तो नेगेशन P विल बी दिस। अब आते हैं नेगेशन P यूनियन Q। इन दोनों का यूनियन करो बच्चों, क्या बनेगा बताओ गाइस? हम कहेंगे ट्रू और फॉल्स है। ट्रू। फॉल्स और फॉल्स है, यूनियन में फॉल्स होता है। अगर दोनों फॉल्स है तभी सिर्फ फॉल्स आएगा, नहीं तो हमेशा क्या आएगा बच्चों? ट्रू। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? डू यू रियलाइज दीज बोथ आर इक्विवेलेंट, दे हैव गॉट द सेम ट्रूथ टेबल। बच्चों समझ में आया नहीं आया? बताओ गाइस। बच्चों P implies Q has got the same truth table as negative P union Q। मतलब if Akash is a boy then Nora is a girl could also have been written as Akash is not a boy और Nora is a girl। समझ में आया या नहीं आया? बताओ बच्चों, बोलो गाइस। अगर कोई डाउट है तो अभी पूछ लो। आकाश इज नॉट अ बॉय और नोरा इज अ गर्ल, दिस इज दिस स्टेटमेंट जो हमने लिखी है। एंड इट इज सेम एज इफ आकाश इज अ बॉय देन नोरा इज अ गर्ल। समझे नहीं समझे गाइस? बच्चों गाइस हाँ या ना? कुछ और भी, मतलब कोई और बच्चा भी बोलो अपार्ट फ्रॉम प्रभाकर। बोलो भाई। Yes. Yes, I समझ। ओके नोट। नोट पे आते हैं। नोट दर्दनाक है, बहुत दर्दनाक है। रिलेट करना, स्पेशली जो मैंने स्टेटमेंट बताई है उससे रिलेट करना बहुत डिफिकल्ट है। इसको मैं रिलेट करवा दूंगा अभी, लेकिन अभी जो मैं स्टेटमेंट बोलने वाला हूं उसमें तुम पहले हंसोगे और उसके बाद कहोगे सर समझ में नहीं आया कि कैसे ट्रू है। P इंप्लाइज Q का मीनिंग क्या होता है? इट मींस P इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q। समझ में आया कि अगर P ट्रू है तो Q ट्रू होगा। हाँ है ना बच्चों? गाइस फॉर Q टू बी ट्रू P इज सफिशिएंट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस कि अगर P ट्रू है तो Q ट्रू होगा। हाँ है ना? यही तो हमने देखा था ट्रूथ टेबल से। इफ P इज ट्रू देन Q इज ट्रू। मतलब उसमें हमारा P इंप्लाइज Q ट्रू आया था नहीं आया था बच्चों? गाइस P इंप्लाइज Q हमारा ट्रू कब आया? मतलब इन केसेस में ये तो वो आ गया ना कि जब P ट्रू नहीं है, उसकी बात नहीं कर रहे हम। तो ये कह रहे हैं अगर P ट्रू है देन, मतलब अगर P और Q, मतलब ऐसे समझो इसको, ये जो स्टेटमेंट है P इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q का मतलब क्या है कि अगर P ट्रू है तो हमारा P इंप्लाइज Q ट्रू होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? या Q ट्रू होगा हमारा।
इसको ऐसे समझो, इसको स्टेटमेंट वाइज बोलता हूं मैं, दैट वुड बी बेटर. आकाश बीइंग अ बॉय इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर नोरा बीइंग अ गर्ल. अब समझ में आया नहीं आया बच्चों? आकाश बीइंग अ बॉय इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर नोरा बीइंग अ गर्ल. इसको एक मिनट रुक जाओ. इस स्टेटमेंट से मैंने तुम्हें बताया था क्लियर ज्यादा नहीं होगा. अभी मुझे लिखने दो. P ओनली इफ Q, मतलब ये सारी चीजें इसी चीज को बता रही है. P इंप्लाइज Q को लिखने का एक तरीका क्या हो गया? या तो हम लिखते हैं इफ आकाश इज अ बॉय देन नोरा इज अ गर्ल. दैट वाज वन वे वी कुड हैव रिटन इट. उसको और कैसे लिख सकते हो? आकाश बीइंग अ बॉय इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर नोरा बीइंग अ गर्ल. या फिर हम ये भी लिख सकते हैं आकाश इज अ बॉय ओनली इफ नोरा इज अ गर्ल. समझ में आया नहीं आया बच्चों? Q is necessary condition for P. P मतलब for P to be true. मतलब नोरा being a girl is necessary condition for आकाश to be a boy. समझे नहीं समझे गाइस? ये स्टेटमेंट, इसी स्टेटमेंट को मैं लिखने के तरीके बता रहा हूं तुम्हें. या फिर इट इज ऑल्सो सेम एज दिस. ये जो मैं अभी लिख रहा हूं, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. क्या? Nora being not a girl, if Nora is not a girl, then Akash is not a boy. ये सारे तरीके हैं, ये जो मैंने 4 तरीके लिखे ना, they are another way of writing P implies Q. समझ में आया नहीं आया बच्चों? गाइस ये बताओ मुझे. लेकिन ये how it is true, ये चीज समझ में नहीं आई होगी. I am pretty sure of that. हाँ या ना? कंफ्यूजन है सर थोड़ा. कंफ्यूजन है. अभी रुक जाओ. लेट मी टेक अ बेटर एग्जांपल. ये आकाश और नोरा ना हमें परेशान कर रहे हैं, तो लेट मी यूज अ स्टेटमेंट जिससे तुम एकदम से समझ जाओगे. x इज मल्टीपल ऑफ 9 एंड q x इज मल्टीपल ऑफ 3. अब पहले ये देखो, जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना. ये चीज तुम्हें पता है कि इफ x इज अ मल्टीपल ऑफ 9 देन x इज अ मल्टीपल ऑफ 3. इफ p देन q तो ट्रू है. हाँ है ना बच्चों? मतलब you know Yes, this sir. thing. If p is a multiple, मतलब if x is a multiple of 9 then x has to be a multiple of 3. अब देखो पहली स्टेटमेंट, x being a multiple of 9 is sufficient for x to be a multiple of 3. जब समझ में आ जाए तो बोल देना हाँ. Yes. Yes, sir. x being a multiple of 9 is sufficient for x to be a multiple of 3. Now x is a multiple of 9 only if x is a multiple of 3. हाँ या ना? हाँ यस सर, होना ही पड़ेगा. मतलब अब इसको ऐसे समझो, x इज अ मल्टीपल ऑफ 9 ओनली इफ x इज अ मल्टीपल ऑफ 3. मतलब उसमें और भी चीजें हो सकती हैं. हाँ या ना? लेकिन अगर इसका मतलब, इस स्टेटमेंट का मतलब समझ रहे हो कि अगर ये ट्रू नहीं है तो ये ट्रू नहीं होगा. ये चीज समझ में आई नहीं आई? Yes, sir. P ओनली इफ Q का मतलब है कि इफ Q इज नॉट ट्रू देन P कैन नॉट बी ट्रू. हाँ या ना? जो कि बेसिकली जो मैंने भी स्टेटमेंट बोली है दैट इज नथिंग बट फोर्थ स्टेटमेंट. समझ में आया नहीं आया बच्चों? जो सेकंड और फोर्थ है उसको तुम इजीली रिलेट कर सकते हो कि अगर Q तुम्हारा ट्रू नहीं है तो तुम्हारा P ट्रू नहीं होगा, जो कि बेसिकली फोर्थ स्टेटमेंट में है. और सेकंड स्टेटमेंट इज सेम एज फोर्थ स्टेटमेंट कि अगर तुम्हारा Q ट्रू है तभी तुम P ट्रू के बारे में कह सकते हो कि P ट्रू तब होगा जब हमारा P ट्रू तब होगा जब तुम्हारा Q ट्रू है. समझ में आया नहीं आया बच्चों? That basically means if Q is false then P is false. Okay guys? अरे हाँ एक बार फिर से बोल दो guys. I'll feel better कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है. Yes, sir. Okay. And Q is a necessary condition for P. मतलब x being a multiple of 3 is necessary for x to be a multiple of 9. Right guys? समझे नहीं समझे बच्चों? ये बताओ. Guys clear हुआ नहीं हुआ? Actually 9 के बजाय if I would have taken 6 that would have been better. Right? कि हम कहेंगे क्योंकि 9 में क्या होता है, वो 3 रिपीट हो रहा है. इसको फिर से देखो, 6 के हिसाब से देखो. x is a multiple of 6 is sufficient
फॉर x टू बी अ मल्टीपल ऑफ 3। हाँ है ना बच्चों, अगर मल्टीपल ऑफ 6 है तो मल्टीपल ऑफ 3 होगा। समझे नहीं समझे बच्चों? गाइस Yes, sir. राइट। एंड अगर हमारा x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, मतलब फॉर x टू बी अ मल्टीपल ऑफ 6, x हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ 3। हाँ है ना, फॉर x टू बी अ मल्टीपल ऑफ 6 इट हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ 3। अभी हमने सारी कंडीशन नहीं बताई है p के लिए, क्योंकि फॉर x टू बी अ मल्टीपल ऑफ 6 x शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 3 एज वेल एज 2, वो कंडीशन हमने नहीं बताई। लेकिन हम ये तो जानते हैं कि 6 का मल्टीपल होने के लिए इट हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ 3। मिसिंग चीज इज कि x शुड आल्सो बी अ मल्टीपल ऑफ 2। समझ में आया नहीं समझ में आया? अब सेकंड स्टेटमेंट गाइस बोलो कि q ट्रू होना इज नेसेसरी फॉर p, लेकिन इट इज नॉट सफिशिएंट फॉर p। सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि इट शुड आल्सो बी अ मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल। हाँ या ना बच्चों? नेसेसरी कंडीशन है बट इट इज नॉट द ओनली कंडीशन, देयर माइट बी अदर कंडीशंस एज वेल। सफिशिएंट और नेसेसरी में फर्क समझ में आ रहा है बच्चों? सफिशिएंट का मतलब है वो काफी है, नेसेसरी का मतलब है ये जरूरी है, एंड देयर माइट बी समथिंग एल्स आल्सो जो कि जरूरी हो, जैसे 2। समझे नहीं समझे बच्चों? एंड इट आल्सो मींस कि अगर हमारा x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 देन x कैन नॉट बी अ मल्टीपल ऑफ 6। गाइस बोलो मुझे कि हाँ समझ में आ गया सर? गाइस गुड। Yes. परेशान हो गए थे ना? कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ अ स्टेटमेंट, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ अ स्टेटमेंट क्या होता है? हम कहेंगे लेट द स्टेटमेंट बी p इंप्लाइज q। तो उसका जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है ना बच्चों, का कॉन्ट्रा पॉजिटिव इज नेगेटिव q इंप्लाइज नेगेटिव p। हम कहेंगे यार इसका तो मतलब सेम होता था, मतलब इसको मैं ऐसे लिखता हूं, मैं p इंप्लाइज q ऊपर लिख देता हूं, दैट वुड बी बेटर। स्टेटमेंट हमें क्या दे रखी है? p इंप्लाइज q। तो उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा? नेगेटिव q इंप्लाइज नेगेटिव p। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो गाइस? बच्चों ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? मतलब अगर मैं वो आकाश और नौरा वाला केस ही लेता हूं, इफ आकाश इज अ बॉय देन नौरा इज अ गर्ल, तो उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा? इफ नौरा इज नॉट अ गर्ल देन आकाश इज नॉट अ बॉय। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? पहले ये बताओ मुझे गाइस, क्लियर हुआ ये चीज या नहीं हुई? कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ दैट स्टेटमेंट वाज द स्टेटमेंट आई जस्ट सेड। फिर से बोलनी है स्टेटमेंट या समझ में आ गया है बच्चों? बताओ मुझे एक बार गाइस। रिपीट कर दीजिए स्टेटमेंट को। इफ आकाश इज अ बॉय देन नौरा इज अ गर्ल, ये हमारा था स्टेटमेंट। उसका हमें कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालना है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या आएगा? इफ नौरा इज नॉट अ गर्ल देन आकाश इज नॉट अ बॉय। समझ में आया नहीं आया बेटा? Yes, sir. और हमें पता है दीज बोथ आर सेम, मतलब एक स्टेटमेंट को बोलने के दो तरीके हैं, एंड लेट मी प्रूव कि दे आर सेम। मतलब प्रूव इन द सेंस कि नॉट जस्ट बाय अ स्टेटमेंट, लेट मी प्रूव इट मैथमेटिकली। बच्चों ये देखो p इंप्लाइज q क्या होता था? क्या होता था बच्चों? नेगेटिव p यूनियन q। अभी मैंने बताया था नहीं बताया था बच्चों? हाँ या ना? गाइस बोलो। यस सर। ओके, अब नेगेटिव q इंप्लाइज नेगेटिव p क्या होगा? मतलब समझो p इंप्लाइज q में हमने क्या किया, पहले वाले का नेगेशन किया और सेकंड वाले के साथ यूनियन किया। तो डू यू रियलाइज नेगेटिव p यूनियन नेगेटिव q, सॉरी नेगेटिव q इंप्लाइज नेगेटिव p विल बी नेगेशन ऑफ नेगेशन q यूनियन नेगेशन p। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? बताओ मुझे, ये होगा नहीं होगा बच्चों? बोलो गाइस। Yes, sir. एंड इट इज नथिंग बट नेगेटिव p यूनियन q। देख सकते हो नेगेशन ऑफ नेगेशन q इज q ओनली। समझे नहीं समझे गाइस? बताओ मुझे। ये मैंने उसको मैथमेटिकली लिख के उसी चीज को बराबर कर दिया। बताओ गाइस हाँ या ना? बोलो। Yes, sir. Okay, let us go on to the second one. Contrapositive is done. Converse of a statement. Converse of a statement. ये मैंने अभी तक जेई में नहीं देखा, लेकिन इट इज सो सिंपल। जैसे कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, आई वुड से कि तुम इसे
याद कर लो। कौन कन्वर्स ऑफ स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट? P implies Q इज एक्चुअली Q implies P। मतलब अगर हमें स्टेटमेंट दे रखी है इफ आकाश इज अ बॉय देन नोरा इज अ गर्ल, तो उस स्टेटमेंट का कन्वर्स क्या होगा? इफ नोरा इज अ गर्ल देन आकाश इज अ बॉय। समझ में आया नहीं आया बच्चों? यहां पे हम क्या कर रहे थे? इफ नोरा इज नॉट अ गर्ल देन आकाश इज नॉट अ बॉय। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कन्वर्स इज Q implies P एंड ऑब्वियस सी बात है Q implies P इज नॉट सेम एज P implies Q। तुम देख सकते हो ये क्या था? दिस वाज नेगेटिव P यूनियन Q, दिस विल बी नेगेटिव Q यूनियन P। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दीज टू आर डिफरेंट। क्लियर और नॉट गाइस? बोलो भाई बच्चों, बताओ। बच्चे बोल ही नहीं रहे। दिस इज इफ Q देन P। हाँ या ना बच्चों? ओके। थर्ड, इनवर्स ऑफ अ स्टेटमेंट, इनवर्स ऑफ अ स्टेटमेंट। ये भी मैंने कभी नहीं देखा एग्जाम में, बट इट इज अगेन सो सिंपल समझने के हिसाब से कि यू लर्न इट। हमारे पास अगर स्टेटमेंट दे रखी है P इंप्लाइज Q, तो उसका कन्वर्स इनवर्स सॉरी इज नेगेटिव P इंप्लाइज नेगेटिव Q। कि आकाश इज इफ आकाश इज अ बॉय देन नोरा इज अ गर्ल, तो उसका इनवर्स हो जाएगा इफ आकाश इज नॉट अ बॉय देन नोरा इज नॉट अ गर्ल। समझे बच्चों? इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव में फर्क समझ आ रहा है? इफ नोरा इज नॉट अ गर्ल देन आकाश इज नॉट अ बॉय, दैट वाज द कॉन्ट्रा पॉजिटिव। यहां पे है इफ आकाश इज नॉट अ बॉय देन नोरा इज नॉट अ गर्ल। समझे नहीं समझे बच्चों स्टेटमेंट की टर्म्स में? Yes, sir. ठीक है ना गाइस? और ऑब्वियसली दीज टू आर डिफरेंट, क्योंकि नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q इज नथिंग बट P यूनियन नेगेशन Q। ये चीज समझ में आई नहीं आई? कैसे बनाई? इसका नेगेशन किया और यूनियन कर दिया इसके साथ। बोलो हाँ सर समझ में आ गया। एंड दिस वाज Yes, sir. नेगेशन P यूनियन Q। तो एक में P यूनियन नेगेशन Q है, एक में नेगेशन P यूनियन Q है। वेरी गुड। अब बच्चों अगेन तुम्हें याद है अभी मैंने तुम्हें बताया था P इंप्लाइज Q क्या होता है बच्चों? इट इज इक्वल टू नेगेशन P यूनियन Q। हाँ है ना? राइट? बताया था बच्चों। एंड इट इज व्हाट? टोटोलॉजी माइनस P माइनस Q। रिमेंबर दिस बच्चों? बोलो याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है गाइस? डोंट टेल मी भूल गए। अभी थोड़ी देर पहले ही तो किया था वेन डायग्राम के साथ। हाँ या ना बच्चों? बोलो गाइस। यस सर। तो वेन डायग्राम फिर से बनाने की जरूरत तो नहीं है बच्चों? नहीं ओके। कि वेन डायग्राम इसमें ज्यादा हेल्प नहीं करता। अब आते हैं लास्ट, इफ एंड ओनली इफ इंप्लीकेशन। इसके जब क्वेश्चन आते हैं ना तो बहुत सिंपल होते हैं या बहुत दर्दनाक बनते हैं। ठीक है ना बच्चों? दर्दनाक इन द सेंस सॉल्विंग के हिसाब से। इट इज रिटन एज P इफ एंड ओनली इफ Q। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? P इफ एंड ओनली इफ Q। तो लेट मी राइट डाउन अगेन। P आकाश इज अ बॉय, Q नोरा इज अ गर्ल। तो P डबल इंप्लाइज भी बोल देते हैं इसे। इट इज ऑल्सो नोन एज डबल इंप्लाइज। डबल इंप्लाइज P डबल इंप्लाइज Q। P डबल इंप्लाइज Q का मतलब है आकाश is a boy if and only if Nora is a girl. Okay guys, क्लियर है नहीं है बच्चों? अब गाइस इसकी ट्रूथ टेबल देखते हैं। P Q P डबल इंप्लाइज Q। ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू,
फॉल्स। समझने के लिए मैं बता रहा होता हूं ये कि तुम्हारा ट्रूथ टेबल को तुम समझ जाओ। ये कह रहा है आकाश इज अ बॉय इफ एंड ओनली इफ नोरा इज अ गर्ल। एक चीज समझ में आ रही है, अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू होगा, हाँ है ना बच्चों? गाइस अगर हमारा Q ट्रू है तो P ट्रू होना चाहिए। क्लियर है या नहीं बच्चों? गाइस और ये कह रहा है इफ एंड ओनली इफ, मतलब अगर हमारा नोरा गर्ल नहीं है तो आकाश विल नॉट बी अ बॉय। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? इफ नोरा इज अ गर्ल देन आकाश विल नॉट बी अ बॉय। समझे नहीं समझे गाइस? बच्चों बताओ, मतलब अगर नोरा गर्ल है तभी आकाश बॉय है, मतलब अगर नोरा गर्ल नहीं है तो आकाश शुड नॉट बी अ बॉय। इफ एंड ओनली इफ मींस दैट। ये चीज क्लियर है या नहीं बच्चों? ये बताओ मुझे पहले गाइस। मतलब इफ नोरा इज नॉट अ गर्ल देन आकाश शुड नॉट बी अ बॉय, इवन दिस स्टेटमेंट स्टैंड्स करेक्ट। मतलब इस स्टेटमेंट से तुम ये चीज डिड्यूस कर सकते हो कि अगर P मतलब Q फॉल्स है तो P शुड आल्सो बी फॉल्स। मतलब दिस स्टेटमेंट इज रिजल्टिंग इन ट्रुथ कि दिस स्टेटमेंट अगर Q फॉल्स है P फॉल्स है तो दिस स्टेटमेंट स्टैंड्स ट्रू। इस स्टेटमेंट से हम ये चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि इफ Q इज फॉल्स देन P शुड बी फॉल्स। हाँ या ना बच्चों? क्योंकि इफ एंड ओनली इफ दे रखा है। इफ एंड ओनली इफ का मतलब है कि P ट्रू तभी होगा जब Q ट्रू है। मतलब अगर तुम्हारा Q फॉल्स है देन P शुड आल्सो बी फॉल्स। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? गाइस आर यू गेटिंग दिस थिंग और नॉट? कि इन दोनों ही केसेस में इट इज गिविंग अ ट्रुथ, इट इज द ट्रुथ। मतलब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इस स्टेटमेंट से यू कैन कंक्लूड बोथ दीज थिंग्स। इस स्टेटमेंट से ये भी कंक्लूड कर सकते हो, ये भी कंक्लूड कर सकते हो कि अगर Q फॉल्स है देन P शुड आल्सो बी फॉल्स। हाँ या ना बताओ गाइस? अरे कोई हाँ या ना तो बोलो। Yes, sir. और हम क्या कह सकते हैं कि तुम्हारा अगर Q फॉल्स है देन P कैन बी ट्रू? नहीं यार, क्योंकि हमने कह रखा है जब ये ट्रू होगा तभी ये ट्रू होगा। ये तुम्हारा Q फॉल्स होने पे, ये फॉल्स होने पे हाउ कैन दिस बी ट्रू? हमने तो कह रखा है ना इफ एंड ओनली इफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, इफ एंड ओनली इफ दिस इज ट्रू। अगर हमारा Q फॉल्स है देन हाउ कैन P बी ट्रू? मतलब दिस इज फॉल्स। एंड सिमिलरली अगर हमारा नोरा इज अ गर्ल तो तुम्हारा आकाश शुड बी अ बॉय। ठीक है ना बच्चों? यहां पे हमने कह रखा है नोरा इज अ गर्ल ट्रू बट आकाश इज नॉट अ बॉय, इवन दिस विल गिव अस फॉल्स। बच्चों समझ में आया नहीं आया गाइस? तो यहां पे दिस इज द ट्रूथ टेबल। काम की चीज क्या है वो देखो बच्चों, या तो दोनों ट्रू हो या दोनों फॉल्स हो तभी तुम्हारा P डबल इंप्लाइज Q इज ट्रू। समझ में आ रहा है बच्चों? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोथ ट्रू या बोथ फॉल्स और बोथ फॉल्स implies P implies डबल implies Q is true। ट्रूथ टेबल को ही मैंने बोला है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? या तो दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स तभी तुम्हारा P डबल इंप्लाइज Q इज ट्रू। हाँ या ना बच्चों बताओ गाइस? बोलो भाई। आकाश सॉरी वो प्रभाकर बेटा समझ में आया नहीं आया? Yes. पक्का क्लियर है? दोनों Yes. ट्रू हो या दोनों फॉल्स हो तभी ये क्या होगा? ट्रू। अब बच्चों सम स्पेशल केसेस जो अगर तुम याद कर लेते हो बड़ा भला हो जाता है। P का डबल इंप्लाइज P क्या बनेगा बच्चों बताओ मुझे? P का अगर मैं P के साथ डबल इंप्लाइज करता हूं तो क्या बनेगा? Sir, True. P. It will be tautology. एवरी सिनेरियो में इट इज कमिंग आउट ट्रू। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्योंकि दोनों ट्रू हैं तब भी ट्रू होता है, दोनों फॉल्स होते हैं तब भी ट्रू होता है। दैट बेसिकली मीन्स इट इज अ टॉटोलॉजी। गॉट इट और नॉट? दिस इज अ टॉटोलॉजी। समझे नहीं समझे गाइस? बोलो। और P और हम नेगेशन P लेते हैं। P डबल इंप्लाइज नेगेशन P क्या होगा? हम कहेंगे ये ट्रू होता है ये फॉल्स होता है, ये ट्रू होता है तो ये फॉल्स होता है। हाँ या ना बच्चों? तो P डबल इंप्लाइज नेगेशन P क्या होगा बच्चों? हम कहेंगे इन दोनों में से एक भी
फॉल्स है, मतलब लेट अस से एक ट्रू है एक फॉल्स है, इट विल कम आउट फॉल्स। हाँ या ना बच्चों? क्योंकि या तो दोनों ट्रू होने चाहिए या दोनों फॉल्स होने चाहिए फॉर P डबल इंप्लाइज Q टू बी ट्रू। हाँ या ना बच्चों? तो P अगर आप डबल इंप्लाइज नेगेशन P के याद करेंगे, इसमें एक ट्रू है एक फॉल्स है, इसमें एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो आइडिया इज दिस विल रिजल्ट इन फैलेसी। गॉट इट और नॉट? बताओ गाइस, फील आ रही नहीं आ रही? बच्चों बताओ भाई, दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट विद रेस्पेक्ट टू क्वेश्चन। कैसे इंपॉर्टेंट है वो तुम्हें समझ में आ जाएगा जब व्हेन यू आर डिस्कसिंग द क्वेश्चन। क्लियर और नॉट बच्चों? बताओ भाई। Yes. ओके, एक और चीज, P डबल इंप्लाइज Q कैन ऑल्सो बी रिटन एज P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P। मतलब आकाश इज अ बॉय इफ एंड ओनली इफ नोरा इज अ गर्ल is another, it can be stated in another way as if Akash is a boy then Nora is a girl, and if Nora is a girl then Akash is a boy। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गाइस क्लियर है या नहीं? ट्रुथ टेबल से देख सकते हो इफ यू वांट टू, ऑल्दो एज अ टीचर मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि तुम देखना चाहो। ये देखो P इंप्लाइज Q, देखो P इंप्लाइज Q क्या बनता है बच्चों? ट्रू। जब P ट्रू है, जब हमारा प्रेमिसिस जो हम अज्यूम करके चल रहे हैं वो ट्रू है और जो रिजल्ट है वो फॉल्स है, देन इट बिकम्स फॉल्स। हाँ या ना बच्चों? और जब हमारा जो इनिशियल है वो फॉल्स है, देन इट विल ऑलवेज बी ट्रू, क्योंकि हमें जो स्टेटमेंट दे रखी है वो P ट्रू के लिए बोल रखा है उन्होंने, P फॉल्स के लिए तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, तो इन एनी केस इट विल बी ट्रू ऑलवेज। राइट गाइस? अब आते हैं Q इंप्लाइज P। Q इंप्लाइज P का मतलब है जब हमारा, अब देखो Q जहां पे फॉल्स है वो तो ट्रू होगा ही होगा, क्योंकि इफ Q इज फॉल्स उसके बारे में तो कुछ दिया ही नहीं हुआ, देन इट विल ऑलवेज बी ट्रू। तो मैंने यहां पे दो जगह ट्रू लिख दिया। अब अगर हमारा Q ट्रू है एंड P ट्रू है, इफ Q then P, दिस इज ऑल्सो ट्रू, बट इफ Q इज ट्रू एंड P इज फॉल्स, देन इट विल बी व्हाट गाइस? फॉल्स होगा नहीं होगा बच्चों? ये मैंने Q इंप्लाइज P की ट्रूथ टेबल लिखी है यूजिंग दिस। बोलो गाइस, समझ में आया नहीं आया बच्चों? गाइस बोलो, अरे किसी को भी समझ नहीं आया क्या? तो आपने वो सेकंड वाले केस में आपने उसको ट्रू लिख दिया है? इसको यस सर। हाँ बेटा, सेकंड और फोर्थ में मैंने ट्रू लिखा क्योंकि यहां पे हम Q इंप्लाइज P देख रहे हैं, और Q जब फॉल्स होगा तो इन एनी केस योर स्टेटमेंट विल ऑलवेज बी ट्रू, क्योंकि इफ Q इज फॉल्स उसके बारे में तो उन्होंने कुछ दिया ही नहीं ना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जैसे P Yes. इंप्लाइज Q में जब P फॉल्स था वी मेड इट ट्रू ऑटोमेटिकली, यस सर। क्योंकि हमें P फॉल्स के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं हुआ। When P is false, we are not told anything about the value of Q। तो ऐसे ही अगर हम if Q then P देख रहे हैं, तो अगर Q false है, अगर Q false है, तो हमारा P तो मतलब Q implies P तो हमेशा ट्रू ही होगा ना बेटा, क्योंकि Q Yes, false के sir. बारे में तो we are not given anything। तो this is what you will have as the truth table। समझे नहीं समझे गाइस? अब हम इन दोनों का एंड ले रहे। एंड कब ट्रू होता है? जब दोनों ट्रू है, तो इस बार ट्रू हो जाएगा, इस बार ट्रू हो जाएगा, इन दोनों केसेस में क्या हो जाएगा? फॉल्स। डू यू रियलाइज गाइस यू आर गेटिंग द सेम ट्रुथ टेबल जो कि हमारी बननी चाहिए थी? P डबल इंप्लाइज Q की यही तो ट्रुथ टेबल थी, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। हाँ या ना बच्चों? समझे नहीं समझे गाइस? बताओ मुझे। सो दे बेसिकली मीन द सेम। गाइस बोलो हाँ सर, समझ में आ गया? Yes, sir. गुड। वेन डायग्राम मैं बना रहा हूं, अगर P ट्रू तो Q ट्रू, अगर P फॉल्स तो Q भी फॉल्स। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बच्चों? दिस इज द रीजन। अगर P ट्रू Q ट्रू, तब हमारा P डबल इंप्लाइज Q ट्रू है, और अगर P फॉल्स Q फॉल्स, तब भी हमारा ट्रू। तो दिस इज द रीजन जो कि हमारा P डबल इंप्लाइज Q का होता है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गाइस क्लियर है यहां तक? बताओ मुझे, समझ गए? यस सर। ओके। अब एक और काम की चीज, P डबल इंप्लाइज Q
is same as Q double implies P, is same as negative P double implies negative Q, is same as negative Q double implies negative P. ये सारी स्टेटमेंट एक ही है. समझ में आया नहीं आया गाइस? नेगेटिव 1 समथिंग यू शुड नो. समझ में आया नहीं आया बच्चों? गाइस दूसरा P negative P double implies Q will have same truth table as negative Q double implies P. ठीक है ना बच्चों? गाइस सॉरी, इसको मैं ऐसे ही लिखता हूं ताकि तुम आसानी से रिलेट कर सको. अब समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्यों उसे कॉम्प्लिकेटेड करना? मतलब तुम नेगेशन को इधर से इधर ले जाओगे, इट डज नॉट मैटर. गाइस फील आ रही है नहीं आ रही है? इसको देखो, यहां पे इसको चेंज करने में कोई फर्क नहीं पड़ता. P इंप्लाइज Q के बजाय Q इंप्लाइज P करो, इट डज नॉट मैटर. अगर दोनों में नेगेशन लगा दो तो भी डज नॉट मैटर. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है या नहीं गाइस? ये चीज बताओ मुझे. दोनों में नेगेशन लगा दिया, मतलब एक तरीके से ऐसे मान के चलो हमने नेगेशन से इसे मल्टीप्लाई कर दिया. समझे नहीं समझे गाइस? बताओ मुझे. दोनों को नेगेशन से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स व्हाट वी हैव डन. और अगर तुम ऐसे देखोगे तो तुम रियलाइज करोगे इसमें भी हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, नेगेशन से मल्टीप्लाई कर दिया. क्योंकि नेगेशन P का नेगेशन इज P और Q का नेगेशन इज नेगेशन Q. अब समझ में आ रहा है 1 and 2 आर नॉट डिफरेंट. ये बेसिकली वही चीज मैं बता रहा हूं कि इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर तुम नेगेशन से मल्टीप्लाई करते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता. समझ में आया नहीं आया बच्चों? बताओ गाइस. क्लियर हुआ नहीं हुआ? somebody say yes. Yes. Okay. Yes. Third thing, negation of P double implies Q. Now this is kind of important. Negation of this is equal to negation P Q. समझ में आया नहीं आया बच्चों? गाइस ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द अबव. मतलब इसलिए मैं नॉर्मली तुम्हें नेगेशन से मल्टीप्लाई करने के हिसाब से नहीं समझाता, क्योंकि तुम कहोगे सर नेगेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर. हाँ है ना बच्चों? कर सकते हो तुम, मतलब कोई फर्क नहीं है. यू कैन से दिस इज सेम एज नेगेशन P डबल इंप्लाइज नेगेशन Q. तो नेगेशन P डबल इंप्लाइज नेगेशन Q इज, मतलब इसको कर सकते नहीं कर सकते? रुको यार रुको, यहां पे मैं ज्यादा बोल गया, 1 मिनट रुक जाओ. इसका P इंप्लाइज Q का मतलब यू जस्ट लर्न इट गाइस, इसको लर्न कर लो, दैट्स इट, नो मोर. ठीक है ना गाइस? लर्न दिस लास्ट वन एज वेल, क्योंकि इसका मुझे कोई यूज एक्चुअली दिखा नहीं इन द क्वेश्चन, लेकिन फिर भी एज अ ट्रूथ टेबल यू शुड नीड टू नो कि ये तुम्हारा एग्जिस्ट करता है रिलेशन. ठीक है बच्चों? गाइस यहां तक कोई डाउट? बोलो बच्चों. No, sir. We are done with theory. We are done with theory. That's it. No more theory for this chapter. Guys, I am done. किसी बच्चों को कोई डाउट पूछना है अभी ये बताओ मुझे. बच्चों बोलो, किसी को डाउट है? Yes or no? No? Good.